चलो, तो टीडीएस में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है भाई। टीडीएस में अच्छे अच्छे सेक्शंस करने जा रहे थे हम टीडीएस के, एंड दैट अच्छा वाला सेक्शन वाज, मैंने बोला था 193 होता नहीं है अच्छा, बट उसको बनाया जा सकता है। तो उसके पर्पज से हमने क्या किया था, सेक्शन नंबर 193 किया था, जिसमें इंटरेस्ट आप सिक्योरिटी पे देते हो। अब सिक्योरिटी डिबेंचर भी हो सकता है, सिक्योरिटी यूनिट्स भी हो सकता है, सिक्योरिटी शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं आता। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिबेंचर्स या फिर ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसपे हमको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैम ये जो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट देते हैं, बेसिकली देना आपको सिर्फ रेसिडेंट को है, तब जाके टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा। मैम पता है कंफ्यूजन क्या हो जाता है, क्यों आप हर जगह बोल देते हो ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए, कहीं कहीं पे बोल रहे हो कि ये रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए, कहीं कहीं पे बोल रहे हो ये नॉन रेसिडेंट के लिए। मैं किसी नॉन रेसिडेंट की इनकम तभी इंडिया में टैक्सेबल करूंगी जब इंडिया से उसका कोई नेक्सस होगा, या तो इंडिया में उसको रिसीव होना चाहिए या तो इंडिया में अक्रू होना चाहिए, तब जाके तो मैं बोलूंगी ओ नॉन रेसिडेंट तुम्हारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, एंड बिकॉज योर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, तब तो उसको टीडीएस डिडक्ट करोगे। इसीलिए जनरली क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट वगैरह की कहीं पे भी जगह देखो तुम, जितने तुमने रेसिडेंट के सेक्शन बनाए होंगे ना, यहाँ पे हमने वो किया था स्टिकी नोट, स्टिकी नोट में रेसिडेंट था, नॉन रेसिडेंट था, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट था। नोटिस करना, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट वाली चीज पता है कौन सी है, जैसे 192 सैलरी, भाई रेसिडेंट को भी सैलरी दे सकता है, नॉन रेसिडेंट भी इंडिया में सैलरी ले सकता है। तो ऐसी चीजें जो जनरली तुमको समझ में आएगी, दोनों के लिए हो सकती है, और रेसिडेंट वाली चीजें स्पेसिफिकली उन्होंने अलग करके रखी। लर्न तो मुझे छोटा सा करना है, वो छोटे से पार्ट याद करने, ओनली रेसिडेंट ओनली नॉन रेसिडेंट, जो छोटा दिखेगी लिस्ट वो याद कर लूंगी, बाकी मुझे पता होगा कि ये सबके लिए। तो मैम सिक्योरिटी पे जब इंटरेस्ट देते हैं रेसिडेंट को, तो 10% पे टीडीएस डिडक्ट होता है। मैम यहाँ पे वो करो ना क्या, कि इंटरेस्ट देने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है। रुको रुको रुको, कोई भी पर्सन हो सकता है मैम, इंडिविजुअल एचयूएफ भी हो सकता है। अरे कैसी बात कर रहे हो, सिक्योरिटी कैन नॉट बी इशूड बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो यहाँ पे वो टर्नओवर की बात नहीं आती। लेकिन इंटरेस्ट लेने वाला तो कोई भी पर्सन हो सकता है ना, हाँ इंटरेस्ट लेने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, पर देने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैम यहाँ पे क्या पढ़ा था, कि अगर आप क्या करते हो, किसी रेसिडेंट को क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो सिक्योरिटी पे। अब वो सिक्योरिटी सपोज करो आपकी कौन सी डिबेंचर है, तो आपने अगर इंटरेस्ट दिया 5000 तक, तो बोलते हैं 5000 तक अगर आप कैश में देते हो तो चलेगा क्या, अप टू 5000 कैश चलेगा क्या, बोलो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अप टू 5000 कैश चलेगा। यहाँ के यस और नो पे मत जाओ, तुम इसके यस और नो पे मत जाना। कैश में नहीं चलेगा, क्या पढ़ा था, कैश में नहीं चलेगा, कैश में नहीं चल सकता, तो यहाँ पे कैश में नहीं चल सकता, ये लो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड है, चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में 5000 तक पे कर रहे हो तो भाई टीडीएस की जरूरत नहीं है, अगर अदर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। फिर हमने क्या किया था मैम, एक चीज और देखी थी, कि ये जो कंपनी है ये होनी चाहिए जहां पे पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। ये कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स इशू करती है और इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट अगर 5000 तक दे रही है अदर देन कैश, तो यहाँ पे कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी मैम लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी ने किसी भी फॉर्म में डिबेंचर को इशू किया है, और वो डिबेंचर अगर लिस्टेड नहीं है, तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, इसे इंडिविजुअल एचयूएफ को दे रही हूँ, तो वो 5000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम किसी और पर्सन को देते तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ पे टीडीएस आएगा। याद आया। फिर इसके बाद क्या किया था मैम, अगर सपोज करो ये डिबेंचर लिस्टेड होते, तो अगर ये डिबेंचर लिस्टेड है और ये डिबेंचर्स आपने डीमेट फॉर्म में इशू किए, तो वो स्पेसिफिकली बोल रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, हमने पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, जो सिक्योरिटी अगर आपने इशू की और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो डीमेट फॉर्म में है, तो उस किसी भी सिक्योरिटी पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, तो उस सिक्योरिटी में मेरा डिबेंचर भी बन जाता था। याद आया। लेकिन मैम अगर यही डिबेंचर, ठीक है, लिस्टेड है, ठीक है, और ये फिजिकल फॉर्म में इशू हो गया, तो
तो कोई लिमिट नहीं है, पक्का पक्का टीडीएस है। और पता है एग्जाम टाइम पे ये सिर्फ ये रिवाइज करना रहता है, क्योंकि यही तो ट्रिकी है। बाकी तो 10% तुमको भी याद रहेगा, रेसिडेंट भी याद रहेगा, सब याद रहेगा। यहाँ की प्रोबेबिलिटीज में ही हम कंफ्यूज होते हैं, और यही प्रोबेबिलिटी लर्न करनी होती है। मैम क्या होगा अगर कंपनी अनलिस्टेड हुई और एक अनलिस्टेड कंपनी डिबेंचर इशू करे? इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। जब इसके बारे में बोला नहीं है तो पक्का क्या आएगा फिर? टीडीएस तो आना ही चाहिए। याद है लास्ट में क्या लिखा है? ये सेम कॉन्सेप्ट वही था अपना, पब्लिक जहाँ पे सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, ये सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगता है। फिर इसके बाद क्या किया था मैम? इसके बाद हमने किया था टीडीएस नहीं लगेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो 10,000 तक इंटरेस्ट पेमेंट करने पे आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। और मैम अगर यही इंटरेस्ट हम एलआईसी जीआईसी को दे रहे, मतलब किसी भी तरह की इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे, तो भी नहीं लगेगा। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ बिना देखे लिखने के लिए। लिखो इसको बिना देखे जल्दी। हो गया? चलो यस मैम। अब 194A, ठीक है,
इसको करने से पहले बीच बीच में एक रिवीजन उठाएंगे और एक एक कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। पहली बात तो दो ही हुए थे कल, तो इसको ही पहले कंप्लीट करना है। अब इसमें ना अपन ने एक पॉइंट किया था, फिर से उसको मैं बेसिकली मेरे को उसको वापस से समझा देना चाहिए। मैम इन जनरल तो आपने बोला था 194A में दैट इज इंटरेस्ट, बट ये इंटरेस्ट सिक्योरिटी पे नहीं है ना, तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है, इसमें एक चीज थी हमने जो स्पेसिफिकली की थी कि ऐसे तो मैम 10% का टीडीएस लगेगा जनरल, लेकिन ये टीडीएस हम नहीं लगाएंगे अगर पेयर कौन है, ठीक है। या तो पेयर आपका बैंक होगा या फिर कोऑपरेटिव बैंक होगा। अभी सिर्फ इसको लिख रही हूँ, वो पोस्ट ऑफिस वाले को नहीं लिख रही। या तो बैंक होगा या कोऑपरेटिव बैंक होगा। मेरा फोकस अभी पूरा जाने वाला है सिर्फ इस पे। ये कोऑपरेटिव बैंक में अगर मेरा क्या है, इस कोऑपरेटिव बैंक में अगर मैंने टाइम डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो इस टाइम डिपॉजिट के लिए मुझे मिलती है दो लिमिट्स। एक लिमिट होती है 40,000, एक लिमिट मेरी क्या हो जाती है 50,000। ये हो गई सीनियर लोगों के लिए, और ये लिखने के लिए लिख देते हैं जूनियर, ठीक है। इतना बात मुझे पता है। अब वो बोलता है कि अगर ये कोऑपरेटिव बैंक टाइम डिपॉजिट यहाँ पे है, ये आपको इतना या फिर इतना इंटरेस्ट पे करती है तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। मैम क्या यहाँ पे मुझे पेई कौन है ये देखना जरूरी है कि कौन मेरा पेई होगा? नहीं, बस इतना ही बहुत है कि पे करने वाली कोऑपरेटिव बैंक है, टाइम डिपॉजिट पे कर रही है, मुझे इससे मतलब ही नहीं कि यहाँ पे पेई कौन होगा। यहां तक की बात याद है? दूसरा, मैम अगर ये कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अगर ये कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, पेमेंट करती है। किसको पेमेंट करती है? फिर चाहे मैम ये अपने मेंबर्स को पेमेंट करें या फिर मैम ये अपने नॉन मेंबर्स को पेमेंट करें, या फिर मैम ये दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही क्यों ना पेमेंट करे। पेई मत देखना, यहाँ पे आपको क्या नहीं देखना मैम, पेई नहीं देखना कि पेई कौन होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है, इसका काम बैंकिंग वाला है। तो यहाँ पे आपको नहीं देखना कि ये कौन है पेई, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम सिर्फ लिमिट। यहाँ पे मेरी क्या चलेगी, सिर्फ लिमिट। क्या यहाँ तक की बात आई, याद आ गई? तो जब मैं यूं बोलूं एक शॉर्ट, अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो लिमिट दिमाग में लाना, देने वाला कोऑपरेटिव बैंक है तो लिमिट मेरी फोकस में आएगी, ठीक है। दूसरा, अब तक दे रहे थे, अब हम लेने वाला पेई पे फोकस करते हैं। लेने वाला कौन है मैम? लेने वाली कोऑपरेटिव बैंक है। लेने वाली कौन है? कोऑपरेटिव बैंक। मैम देने वाला कौन है? बैंक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूं कि पेयर मेरा बैंक है, लेकिन लेने वाली कौन है? लेने वाली कोऑपरेटिव बैंक है। तो मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर पेई तुम्हारा कोऑपरेटिव बैंक हो तो फिर यहाँ पे लिमिट का काम ही नहीं है, ये तो पेई वाइज एग्जेम्प्ट है। मैं वर्ड एग्जेम्प्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है, टीडीएस से एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे मैम अगर पेई कोऑपरेटिव बैंक है तो अब मेरे को लिमिट से मतलब नहीं है, अब मुझे सिर्फ पेई से मतलब था कि तुम पेई कौन हो, तुमको मिलने वाला, तुम कोऑपरेटिव बैंक हो, बस बात खत्म। सीधी बात है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये याद आया? ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि मैम अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट ये बैंक वाली नहीं होनी चाहिए, नॉट इन बैंकिंग बिजनेस। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक वाली नहीं है, वो क्या करती है, पेयर यही होना चाहिए, इसका मतलब स्पेसिफाइड पेयर यही होना चाहिए, बैंक वाले नहीं चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव बैंक नहीं हो सकती। ये अगर क्या कर रही है, दे रही है, किसको दे रही है, पेई भी स्पेसिफाई कर रही है। क्या बोलना चाह रहे हो? शुरुआत चल रही थी, पहले स्पेसिफाई किया था सिर्फ पेयर, पेयर देखना था, ठीक है।
फिर धीरे से आए, बोले पेयर को इग्नोर करो, अगर पे ही है तो लिमिट भी मत देखना, सीधे क्या कर देना, नो टीडीएस। अब बोल रहे ये दोनों चेक करो, पेयर भी यही होना चाहिए, पेई भी जो मैं लिखने वाली हूँ वही होना चाहिए। पेई कौन हो सकता है, पेई हो सकता है तुम्हारा खुद का मेंबर, पढ़ा था, खुद का मेंबर होना चाहिए। या फिर कौन हो सकता है मैम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ कोई भी। अब यहाँ इंक्लूड हो सकता है कौन, वो लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये कंपनी नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक है, सीओस के लिए लिखा है। बोलना क्या चाहते हो, तीन तरह की चीजें चल रही थी यहाँ पे अब तक। वो तीन तरह की चीजें क्या थी, एक बार पेई पे, पेयर पे फोकस कर लो, क्या ये पेयर है, हाँ है, तो लिमिट के साथ एग्जाम करना, वो वर्डिंग याद रखो, पेयर वही है तो लिमिट लगेगी, पेई वही है तो लिमिट भूल जाओगे, पेयर वही है तो लिमिट लगेगी, पेई वही है तो लिमिट भूल जाओगे। और अगर पेयर और पेई है तो नो टीडीएस, कुछ भी नहीं, ना लिमिट देखना ना कुछ देखना, दोनों को देखना पड़ेगा, लिमिट है ही नहीं वहां पे। तो पेयर वही है तो लिमिट लगेगी, पेई है तो लिमिट भूल जाओगे, और पेयर और पेई है तो नो टीडीएस के कॉन्सेप्ट पे आओगे। ठीक है, वाह वाह, ठीक है। तो पेयर वही है तो लिमिट लगाओगे, पेई है तो लिमिट भूल जाओगे, और पेयर और पेई दोनों वही है तो नो टीडीएस के कॉन्सेप्ट पे आओगे। याद रहेगा, थोड़ा सा ये मेमोरी के लिए मैंने बोला है कि इसको याद रखो। अब इससे क्या होगा, इसमें ना एक छोटा सा इन्होंने और कुछ ना कुछ देके रखा, टर्नओवर बेस्ड, उसको मेरे को अब धीरे से इंट्रोड्यूस करना है, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं। मैम क्या होगा, अगर ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ है, आपने बोला था नो बैंकिंग में होनी चाहिए, हाँ बोला था, हम बोल रहे नहीं ये तो बैंकिंग बिजनेस ही करती है, ये कर रही है बैंकिंग बिजनेस, और यहाँ बोलते हैं हम कि हाँ ये वही कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस में नहीं है। ठीक है, तो मैम अगर एक कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर को कुछ देगी, एक कोऑपरेटिव बैंक किसको दे रही है, अपने ही मेंबर को, मैम अभी तो वही समझा था, पेयर पे आ गए, अब हम कॉन्सेप्ट आ गया फिर से पेयर, लिमिट चेक करेंगे क्या, हाँ लिमिट चेक करेंगे। मैम अगर ये बैंक है, अब ये चाहे अपने मेंबर को दे, चाहे अपने नॉन मेंबर को दे, चाहे ये किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों ना दे दे, मैं तो पेयर के कॉन्सेप्ट पे स्टिक हो गई हूँ, मेरे को 40,000 या 50,000 एज द केस में भी चेक करना है। डन। मैम अगर ये बैंकिंग में नहीं होती तो, अगर बैंकिंग में नहीं है तो मैं आ गई ना, पेयर के साथ पेई को भी देखना पड़ेगा, पेयर के साथ मुझे अब पेई को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्चुअल में बैंकिंग बिजनेस में नहीं है, तो सिर्फ पेयर तो चेक हो गया, अब यहाँ पे पेई भी तो चेक करोगे, याद आया अभी कर रहे थे अपन, पेई के साथ पेई चेक कर रहे, तो मैम पेई कौन हो सकता है, मैम मेंबर को दे रही है, नो टीडीएस, नो टीडीएस दोनों मिक्स हो गए, दोनों का क्या हो गया, कुंडली मैच हो गई, पेयर भी है पेई भी है, कोई टीडीएस नहीं, कोई झगड़े नहीं। मैम नॉन मेंबर को दे रहे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि पेई नॉन मेंबर हो सकता है, झगड़े होंगे मतलब टीडीएस लगेगा, आ रही बात समझ में। मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग वाली ले लो, हमने यहाँ पे लिखा था सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर अलग से लिखा है भले ही बैंक भी हो तो कुछ नहीं, ये तो फिर से कुंडली मैच हो गई कि नहीं, हो गई, तो झगड़े करवाओगे क्या, नहीं करवाएंगे, तो यहाँ फिर आ जाएगा मैम नो टीडीएस। मैम अरे अब ये लेते कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ बैंक हो गया, अब ये बैंक नहीं है, नॉट इन द बैंकिंग बिजनेस, अब क्या करोगे, हमने तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा था, फिर कुंडली मैच हो गई, क्या लिखेंगे हम, नो टीडीएस। आया यहाँ तक। तो मैम ये जो नॉन मेंबर में टीडीएस लगेगा तो वो 5,000 वाली लिमिट देखेंगे इसमें। हाँ। इतना है। अब मैम चलो यहाँ पे आपने बोला नो टीडीएस, लिमिट का पंगा ही नहीं है, यहाँ बोला नो टीडीएस, हमने तो बोला इतना पेयर पे ही मिल गए तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बट मैम यहाँ तो पेयर पे ही मिल नहीं रहे, अब क्या करें, अब लिमिट लगेगी, लगा देते 40,000, अरे रे 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 40,000 सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक, बैंक दो लोगों के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए,
और तीसरे किसी के लिए नहीं। तो ऐसे केस में अब मैम यहाँ पर टीडीएस तो लगेगा, करें क्या? कुछ मत करो, तुम अपनी लिमिट लगाओ ना 5000 की। मैम 5000 पेड इन कैश। ओ हो, यहाँ पे है कैश वाला कुछ फंडा? है ही नहीं, तुम पे कर सकते हो कैश में। ठीक है मैम, 5000 पेड थ्रू ईसी, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चलेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं लिखा, वो पॉइंट था डिबेंचर में। ठीक है, डन। चलो यहां तक बात समझ में आ ही रही थी। अब इन्होंने क्या कहा, एक पॉइंट दिया है तुमको नोट करके, वो नोट वाला पॉइंट पहले मैं लिख देती हूँ, फिर इसका अपन इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में लिखा है पॉइंट नंबर 10, तुम्हारे पेज नंबर 350 पे। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। यहाँ पे वो बोलते हैं पेज नंबर 350 पे पॉइंट नंबर 10 में, पॉइंट 8 से लेके 10 टीडीएस तभी डिडक्ट होगा लिख लिया तो बताओ। अब देखो यहाँ पे वो बोलते हैं, अभी तक ना आप बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे कि कब टीडीएस होगा कब टीडीएस नहीं होगा, यही सारी बातें चल रही थी। अब वो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे आपने बोला ना मैम कि ये नॉन मेंबर है, इसका मतलब टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए इसका। हाँ सच बोला, टीडीएस तो डिडक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि मैम अगर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए तो लिमिट तो 5000। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसने एक पॉइंट लिख के रखा है कि आप टीडीएस तभी डिडक्ट करोगे अगर, आप टीडीएस तभी डिडक्ट करोगे अगर इंटरेस्ट आप पे करते हो ग्रेटर देन कितना, 40 या 50,000, तभी टीडीएस डिडक्ट करना। और तभी टीडीएस डिडक्ट करना जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर भी कितना होगा, ग्रेटर देन 50 करोड़। तो बोलते हैं टीडीएस तभी डिडक्ट करो जब ग्रेटर देन 50,000, ये 40,000 50,000 इंटरेस्ट है, और तभी आप डिडक्ट करो जब टर्नओवर भी आपका 50 करोड़ के ऊपर है। ये एंड कंडीशन है। अब मुझे पता है क्या मैंने इसको ऐसे क्यों लिख के रखा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है इससे, ये वर्ड से मेरे को एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझो। अगर आप बोल रहे हो मैम कि इंटरेस्ट 40 या 50,000 के अबाव है तभी टीडीएस डिडक्ट करना, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख रहे हो आप, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सारी सोसाइटी आ गई, बैंक भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली अपने सारी की सारी सोसाइटी पे 5,000 की जगह है तो 40,000 की लिमिट दे दी। समझे मेरी बात?
कि क्या बोलना चाह रही हूँ। इन्होंने वर्डिंग क्या लिखी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की टर्नओवर होनी चाहिए या ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए ग्रेटर देन 50 करोड़। मेरे को प्रॉब्लम ये वर्ड से है कि यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं मान लूं कि ये सही लिखा है तो बोल रहे हैं इसके साथ में आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो भी 40 या 50,000 के अबाव होना चाहिए। और मेरा जो ये लास्ट वाला केस था यहाँ पे पे करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अदर देन बैंक भी है। समझ पा रहे हो, यहाँ पे वो भी हो सकती है पे करने वाली जो अदर देन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ इंक्लूसिव टर्म। और तुम भी जानते हो अगर अदर देन बैंकिंग वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी तो लिमिट से 5,000 होती है, 40,000 तो लिमिट ही नहीं होती। तो ये तो तुम ऑटोमेटिकली 5,000 से उसको 40,000 पे लेके चले गए, तो फिर वो 5,000 की लिमिट काम की कैसे रही। क्या ये बात समझ में आई? बोलो कि वो वर्ड से इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है वो समझ में आया पहले? वापस एक बार रिपीट करोगे लास्ट वाला एक बार? उसने एक वर्ड लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर इतना चाहिए और इंटरेस्ट भी इतना चाहिए। अब इंटरेस्ट की लिमिट लिखिए 40,000। यस। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो लिमिट 40,000 होती है, 50,000 होती है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक की जगह कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है तो हमको तो अभी तक पता है कि 5,000 ही लिमिट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली उसको 5 से 40 पे पहुंचा दिया ना उसने। यस। समझ में आया? अब क्या करो, 8, 9 और डायरेक्ट वो नोट एक बार पढ़ो, फिर उसको समझाऊंगी, इसीलिए इसको कल के लिए रोक लिया था मैंने। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 एंड डायरेक्टली नोट। रीडिंग हो जाए तो बताना। हो गया? अब इसने क्या लिख के रखा है यहाँ पे, दोनों जगह पॉइंट नंबर 8 पेयर के बारे में बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 9 भी पेयर की ही बात कर रहा है। ठीक है, पेयर होना चाहिए मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में नहीं होना चाहिए। फिर 9th में बोला है पेयर होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक में होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में वो लिख रहा है नोट में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो पता है क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक वाला है, ये एक्चुअल में इंक्लूसिव ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ बैंक के लिए ही बात कर रहे हैं कि अगर बैंक का टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है और साथ में बैंक मोर देन 40 या फिर 50,000 इंटरेस्ट पे करता है तो ही बैंक क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बैंक तभी टीडीएस डिडक्ट करेगा। समझ में आया?
क्योंकि अगर मैं अदर देन पे चली जाती हूँ कि अदर देन बैंक वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अगर मैं इसमें कवर कर लूंगी तो ऑटोमेटिक उनको तो लिमिट 40,000 मिल जाएगी, जबकि उनकी लिमिट सिर्फ 5,000 है। आई ये बात समझ में? आया? मेरा क्वेश्चन समझे तुम अभी कि मेरे को कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं सिर्फ बैंक वाला मानूं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अदर देन बैंक वाला मानूं? ठीक है। पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन बैंक वाली है और वो किसको पे कर रही है, वो बैंक पे कर रही है किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को, भले ही वो बैंक वाली हो या फिर किसी मेंबर को पे कर रही है। वो वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि लिमिट तुम्हें 40,000 50,000 की लगानी, जबकि किसी बुक में ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो इसके लिए पता है क्या वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई का इसका क्वेश्चन भी नहीं है कि आईसीआई इसमें क्या अप्रोच लेके चल रहा है, वो क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, क्योंकि दोनों क्लैश कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से। क्या तुम्हें समझ में आया व्हाट इज द जेन्युइन प्रॉब्लम ओवर हियर? कि वो वर्डिंग्स क्लियर नहीं है, और इसके लिए एक बार मुझे भी फिर बेयर एक्ट पूरा देखना पड़ेगा कि सच में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है तो वो अभी भी इंटरप्रिटेशन गलत है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी बोल रहे हो तो सोसाइटी इंक्लूड बैंक, बैंक में 40,000 लिमिट होती है और अदर देन बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन पे सिर्फ 5,000 लिमिट है। तो आप टर्नओवर बेसिस पे उनकी लिमिट 40,000 नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम समझ में आ गई? इस पे एक स्टिकी नोट लगा के रखो एंड वहां स्पेसिफिकली लिखो आईसीआई का अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे लॉजिकल लगे या नहीं लगे। अंडरस्टूड? एक मिनट, हाँ बोलो। इसमें मॉड्यूल में लिख रखे हैं मैम, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर्ड इन ई पॉइंट एंड एफ, ई और एफ। तो यहाँ पे भी है, पर दोनों में क्या है इस बुक के हिसाब से, एक जगह बैंकिंग वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक जगह नॉन बैंकिंग वाली सोसाइटी है। दो अलग अलग सोसाइटीज है यहाँ। मॉड्यूल में जो ई पॉइंट है ना उसमें अदर देन मॉड्यूल नहीं है, मेरे को वो दे दो, पिक दे दो। यस मैम, एक सेकंड बस। है ना, वो मेरे को दे के रख दो। ठीक है, अभी के लिए इस पे क्या लगा के रखो, स्टिकी नोट लगाओ कि आईसीआई इंटरप्रिटेशन इस पे देखना होगा कि वो क्या लेके चल रहे हैं, फिर अपन आंख बंद करके बस वो ले लेंगे। क्योंकि इसमें एक वर्डिंग की मिस्टेक है, इट कैन नॉट बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पेसिफाई करना चाहिए था इसको। ठीक है, और एक बार ये मैं देख लूंगी पीडीएफ जो मेरे पास आएगा, उससे इंटरप्रिटेशन सही निकला तो फिर हम उसी पे जाएंगे। डन? इसलिए मैं कल ये नहीं कराई थी क्योंकि मुझे लगा था कल तो क्या अभी भी नहीं कराना चाहिए था मुझे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 193 एंड 194A, दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। फाइनली ये एक चैप्टर खत्म हुआ, ये समझो तुम तो। ठीक है, अब जिस सेक्शंस पे आ रही हूँ वो सेक्शन छोटे हैं, इतने छोटे नहीं, लेकिन उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से इंटरप्रिटेशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 194C पे आ जाते हैं। विनय तुम भेज के रखना, हाँ मुझे, मैं देख लूंगी। बहुत प्यारा सेक्शन है ये, मेरा फेवरेट है। क्या ये मैम इम्पोर्टेंट है? 999% ये इम्पोर्टेंट है, आईसीआई इसको देता ही है जनरली। ठीक है, पहले इसका चार्ट बना लेते फिर समझते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में समझाती जाती हूँ इसके फ्लो को बताने के लिए। मैम 194C किस चीज के लिए? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, ये एक भैया है,
मैंने इनको बोला मेरा घर बना के दे दो। अभी मैं नहीं चाह रही कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से कवर होते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो बता रही हूँ। इन भैया को बोला कि मेरे को मेरा घर बना के दो, ठीक है, ये घर बना के दे रहे हैं। अब इन भैया, ये भैया कौन हो गए मेरे? कॉन्ट्रैक्टर। मैं कौन हो गई? कॉन्ट्रैक्टी। मैं इनको क्या दूंगी? पेमेंट। और पेमेंट देते वक्त मैं इनका क्या ले लूंगी? टीडीएस। यही होता है दुनिया में, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे और तुम क्या ले लोगे उनसे? टीडीएस डिडक्ट करवा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पता है ये पूरा जो सेक्शन चल रहा है बेचारा, इतने सारी छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले तो ये सेक्शन बताएगा भाई कॉन्ट्रैक्टर भी कौन होना ही चाहिए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट कौन होना चाहिए, सबसे पहले ये बताएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टी कौन होना चाहिए ये भी इसने बता के रखा है, ठीक है। चलो ये तो ठीक ही था, कॉन्ट्रैक्ट भी तो किसी चीज का करवाओगे ना, कोई काम दोगे उन भैया को कि भैया ये काम करके दे दो, तो वो वर्क भी कौन सा होगा ये भी बताएगा। चलो इतना तक तो अच्छा था मैम, अच्छा लग ही रहा था, लेकिन फिर ये भी बताएगा कि वो पेमेंट की लिमिट भी क्या होगी, जिसके बाद तुम्हें क्या करना होगा? टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन में समझ में है क्या क्या होगा? आईसीए क्या करेगा? अगर यहाँ लिखा है रेसिडेंट तो हो सकता है तुम्हें सिर्फ नॉन रेसिडेंट करके दे दे, बाकी सारी चीजें सेम रखेगा। हो सकता है ये सेम रखे, इसको चेंज कर दे। हो सकता है इसको वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, तुम बोल के आ जाओ 194C, भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट में कवर ही नहीं होता। चलो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, वो लिमिट में हेरफेर कर देगा कुछ ना कुछ। तो प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी है और उसके साथ दिए हुए हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? तो इसमें मेरे को स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। अब सबसे पहले मैम यहाँ पे अगर आपने बोला है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कौन? पेयर होगा कॉन्ट्रैक्टर कि पेई होगा? अब तुम मुझे ये बताओ, कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा मेरा, पेयर या पेई? पेई होगा। और ये भैया हो गए मेरे, मतलब हम खुद पेयर, ठीक है। अब आते हैं पहले अपने आप पे। मैम पेयर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन, भाई काम तो कोई भी करवा सकता है ना। किसने बोला कि सिर्फ कंपनी काम करवाएगी, एचयूएफ काम करवाएगा? तो पेयर तो मैम अभी हो सकता है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन। चलो अच्छा लगा मैम। जैसे ही आप लिखते हो ना एनी पर्सन, अंदर से एक आवाज आती है। कौन सी आवाज आएगी बताओ? आना चाहिए तुम्हारे अंदर से। इंडिविजुअल एचयूएफ उसका टर्नओवर चेक करेंगे। हाँ, तो अंदर से वो आवाज आई गई मैम, इंडिविजुअल एचयूएफ वाली। ये मैं इनकम्प्लीट चार्ट बना रही हूँ अभी, हाँ, सिर्फ लो के लिए। अंदर से एक आवाज आएगी इंडिविजुअल एचयूएफ की कि भैया का टर्नओवर क्या है या फिर बहन जी का टर्नओवर क्या है, ठीक है। और पता है इसे क्या करेगी? पहला ही स्ट्रोक यहाँ पे इंडिविजुअल का टर्नओवर वो ऐसा देगी कि तुमको सोचना पड़ेगा कि टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना। चलो अभी ठीक है, इतना समझ में आया कि एनी पर्सन में एक स्ट्रोक तो आईसीए देगी टर्नओवर का, ठीक है मैम। पेई कौन हो सकता है? पेई पक्का रेसिडेंट चाहिए। रेसिडेंट पेई क्यों मैम? वाई रेसिडेंट पेई? इंडिया के लोगों को दो ना कॉन्ट्रैक्ट, क्या बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने बैठ रहे हो? रेसिडेंट चाहिए। अब आईसीआई क्या करेगी? यहाँ पे लिख दिया एक नॉन रेसिडेंट पेयर, क्योंकि यहाँ तो एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन कुड बी अ नॉन रेसिडेंट ऑल्सो। तो एक नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट को कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है। एक नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट को क्या देता है? कॉन्ट्रैक्ट देता है। और कॉन्ट्रैक्ट देके बोलता है मेरा ये काम कर दो, बताओ 194C एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा। अब नॉन रेसिडेंट या तो इंडिविजुअल कर दिया या फिर कंपनी कर दी। इंडिविजुअल है तो टर्नओवर देखना, कंपनी है तो कोई टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं बनती है। मतलब जहां उन्होंने लिखा ना एनी पर्सन, तो एनी पर्सन का मतलब सिर्फ एनी एसएससी नहीं होता है। एनी पर्सन का मतलब होता है स्टेटस डजंट मैटर,
कौन सा स्टेटस? रेसिडेंशियल स्टेटस डजंट मैटर। आइए बात समझ में। फेमा के अकॉर्डिंग पैसे का वेलकम करेंगे। पेयर कोई भी हो सकता है, पेमेंट कोई भी करो, रेसिडेंट करो या नॉन रेसिडेंट, करना हमारे रेसिडेंट को। आइए बात समझ में। चलो अभी तो सिर्फ ये समझ रहे थे हम कि मैम पेयर कौन होगा, कोई भी। पेई कौन चाहिए? सिर्फ रेसिडेंट चाहिए। चलो यहां तक भी बात समझ में। इसके बाद क्या, यहाँ पे बोलते हैं टर्नओवर भी देखना, बट यहाँ पे एक और चीज दी है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा। वो वर्क के कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग होगा, तुम्हारा टेलीकास्टिंग हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो किसी कस्टमर के लिए कुछ स्पेसिफाइड उसके हिसाब से जो उसको काम करवाना है वो काम करके भी दे सकते हो, तो उसकी भी एक लिस्ट दे के रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये चीज बोलूं 194C के लिए पेयर को भी याद रखो अच्छे से कौन होगा, साथ में पेई भी वही होना चाहिए। फिर इसके बाद पेई के हिसाब से रेट भी डिसाइड है कि 1% होगा या फिर 2% होगा, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे, क्योंकि रेट देके रखे उन्होंने कि कितने रेट पे करना है। फिर उसके बाद तुमको ये भी देखना पड़ेगा वर्क वही वर्क है जो 194C में कवर होता है और कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं। इन सब चीजों से गुजर के तुम ये बता पाओगे कि 194C लगेगा भी या नहीं लगेगा। अरे ये तो छोड़ो मैम, और भी के लिमिट भी चेक कर लेना। पता चला सब कुछ हाँ 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 हो गई और एक लिमिट हो गई ऐसी 25,000 और उसमें पता चला वो टीडीएस ही नहीं लगेगा। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सिर्फ फ्लो कि 194C इतनी चीजों के बाद डिसाइड होता है कि लगेगा भी कि नहीं लगेगा। क्योंकि कई जगह 194C तुमको अंदर से आवाज आएगी, वो एक्चुअल में निकलेगा तुम्हारा रेंट। तो हो सकता है 194I लगाना पड़ जाए तुमको। ठीक है, चलो अब इसके फ्लो पे पहले चलते हैं। अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरा पेयर वही है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलो मुझे, अगर वही पेयर है जो हम सोचते हैं कि एनी पर्सन कुड बी अ पेयर, वो पे कर रहा है किसी रेसिडेंट को और हम मानते सारी कंडीशन फुलफिल हो गई 194C की, सब कुछ बाकी सारी जो भी वर्क है ये है वो है सब फुलफिल हो गया, तो क्या टीडीएस डिडक्ट करोगे? करेंगे ना, टीडीएस तो होगा। पर अब बताओ सेक्शन यहाँ पे कौन सा लगाऊं? 194C। 194C। ठीक है, यहाँ पे मैम सब कुछ लग ही रहा था सही है, लेकिन ओहो गलती एक हो गई कि पेई हमारा रेसिडेंट नहीं नॉन रेसिडेंट हो गया। अब बताओ हटा दूं, नो टीडीएस लिख दूं? 195। बहुत अच्छा। 195। यहाँ पे लिखोगे अब तुम, टीडीएस तो होगा, ये गलती मत कर देना, टीडीएस तो है बट 195 डन। चलो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ये हो गया पहली चीज। सेकंड, यही पे ही है मेरा। अब मैं आती हूँ वर्क पे, कौन कौन से भाई साहब से काम करवाए जा सकते हैं, तो वो बोलता है वर्क में सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वर्क मतलब और क्या, आप एडवर्टीजमेंट करवा लो, ब्रॉडकास्ट करवा लो, मतलब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने वर्डिंग समझ में आते हैं ना, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट सब कुछ। ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम भी है। मैंने सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे है केस स्टडी, इसके कारण मुझे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर और क्या मैम इसके अलावा, कैरी करना, किसको कैरी करोगे? कैरेज करो आप गुड्स को, आप पैसेंजर को करो, किसी भी तरह से, बट नॉट रेलवे। मोड कोई भी हो सकता है बट रेलवे नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिख रही हूँ, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही।
ठीक है मैम, कैटरिंग चलेगा, बनवाओ खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट अभी मैंने नहीं लिखा। मैम क्या बोलना चाह रहे हो? हमारा पेयर वही है जो हमने सोचा था, हमारा पे भी वही है जो हमने सोचा था, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पेयर पे वही होने के बाद उनका काम क्या था, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला मुझे लेबर चाहिए, उसने लेबर दे दिया, लगा दो 194 सी, खुशी खुशी लगा दो। मैम मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला मेरे को क्या करवाना है, मेरी क्लासेस का एडवर्टीजमेंट करवाना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, खुशी खुशी आप क्या कर दो 194 सी लगा दो। लेकिन यहाँ पे अब हमारा काम क्या है, थोड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे अपन, हम एक्चुअल में मूवी बनाते हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो मूवी खरीदते हैं, ठीक है। अब मैं गई कहाँ पे, एकता मैडम के पास, बीइंग अ वेरी बिग फैन ऑफ एकता मैम, नो आई एम नॉट, ठीक है। उनके पास गई, उनको बोला एक प्रोग्राम चाहिए बना बनाया, तो उन्होंने अच्छे से बताया कि देखो इसमें मिहिर 4-6 बार मर जाता है, ये वाला चाहिए, इसमें 10-15 बार शादी होती है, एक ही इंसान से, कौन सा चाहिए, बना हुआ प्रोग्राम। तो मैंने कहा कि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है किसमें, मर के इंसान वापस आ जाए तो इमोशंस आते हैं, ये वाला दे दो। ये तो मैंने बना बना प्रोग्राम ले लिया उनसे, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि ये ट्रेडिंग थी? ये ट्रेडिंग थी। इसका मतलब मैम यहाँ पे तो आप 194 सी लगाना ही मत, क्यों? क्योंकि ये तो प्रोग्राम बना हुआ था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, फिर एकता मैडम के पास गए, अब हमने बोला कि एक प्रोग्राम बनाना है, बनवाने में मैं किससे गई, मेरे ग्रह शोभा पता नहीं क्या हुए थे, मैं एकता मैडम के पास जा रही हूँ कि आप प्रोग्राम बना के दो। फिर उनको बताया नेगेटिव कैरेक्टर होना चाहिए कमोलिका मैडम जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद जितने साल तक जी थी उतने हर परिवार के मेंबर्स को जीना ही पड़ेगा, मतलब मैं उनको स्पेसिफिकेशंस दिए जा रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम में नी करके भी 4 बार शादियां होनी चाहिए, फिर 2-3 बार तो सामने वाले मर के वापस आना चाहिए, मतलब इतने सारे स्पेसिफिकेशन मैडम कैसे भी मैनेज करके एक प्रोग्राम बना के दे रही है मैम, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने उनको, और बुरी तरह से वो फ्लॉप हुआ, प्रोग्राम होना ही था, ठीक है। तो ये क्या मैम, कॉन्ट्रैक्ट। तुम समझ रहे हो, जो चीज मैं स्पेसिफिकेशन दे के बना रही हूँ वही तो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बनी हुई चीजें मैं खरीद रही हूँ वो ट्रेडिंग होती है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। तो ट्रेडिंग में कभी भी, इसीलिए तो यहाँ वर्ड सिर्फ क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को बनाना, ठीक है, आया। और इसी चीज पे केस स्टडी है, अगर आप बना बनाया खरीदते हो दैट इज अ ट्रेडिंग, अगर आप बनवाते हो वो है कॉन्ट्रैक्ट देना किसी को। तो मैम पेयर भी वही था, पे भी वही था, और हमने एक प्रोग्राम खरीदा, प्रोडक्शन नहीं खरीदा। तुम फटाफट 194 सी लगाओगे और फटाफट मार्क्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि किस जगह पे तुम्हें टीडीएस लगाना भी है या नहीं लगाना। मैम पेयर भी वही है, पे भी वही है, हमने प्रोडक्शन पीपीपी, सब पीपीपी करवाया, मतलब पेयर पे प्रोडक्शन हुआ है, 194 सी लगेगा। यहाँ तक बात समझ में, फ्लो समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे। फिर से मैम, पेयर भी वही है, पे भी वही है, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर भी कर रहे हैं, और रेलवे नहीं है, 194 सी आएगा। अभी लिमिट पे नहीं हूं मैं धीरे धीरे लिमिट जोड़ दूंगी, 194 सी आएगा। मैम पेयर भी वही है, पे भी वही है, लेकिन कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर हो गया मेरा रेलवे से। नाउ यू कैन नॉट अप्लाई 194 सी, क्योंकि नो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आया। कैटरिंग पेयर भी वही है, पे भी वही है, कैटरिंग है, तो भी तुम्हारा क्या नहीं होगा, ये वर्क में आता है, और जो चीज वर्क में आती है उसको मैं क्या बोल दूंगी, 194 से। और इस चीज को मैं अभी थोड़ा सा आगे जाके चेंज भी कर दूंगी, क्योंकि अभी हम फ्लो समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके तार खुलते जाएंगे। अभी तक समझ में आया, पेयर चेक करेंगे, पे चेक करेंगे, वर्क चेक करेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि टीडीएस है या नहीं है। अब एक वर्क और छोड़ दिया आपने, उस वर्क को पहले लिख देती हूँ। इस पे 2 स्टार बनाने का रीजन ही ये है कि इसको ढंग से करना, ठीक है।
मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाई कर रही हूँ मैं किसी भी प्रोडक्ट की, हमारा काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करना प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कस्टमर स्पेसिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया अपने तरीके से बनाएंगे, हम कस्टमर की सुनते नहीं। डन। अब यहाँ पे ये लोग कहते हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपका काम मैन्युफैक्चरिंग करने का है, प्रोडक्ट बनाते हो। मैंने अभी अभी बोला था ना, एकता मैडम के पास गए और उनको हमने बताया कि कैसा प्रोग्राम चाहिए। तो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन जब वो बताएगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाती ना चीज। मैं मेरी तरह के से बना के दे दूंगी तो वो तो कुछ नहीं, बेचने वाला काम है, दैट इज ट्रेडिंग। तो अगर आईसीआई लिखे मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इन द वे कंपनी परफॉर्म्स इट फ्रॉम सिंस लास्ट 3 years 7 years 10 years, जो भी लैंग्वेज लिख के दे, बस वो ये बताना चाह रही है कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही है। और फिर बाकी चीजें, मटेरियल कस्टमर ने दिया, मटेरियल उसके एसोसिएट ने दिया, तो समझ जाना हेर फेर यहाँ कर दी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से आप काम करते हो। क्या ये बात समझ में है कि उनकी हेरा फेरी कहाँ होगी? तो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट इन भाई साहब के स्पेसिफिकेशन से, हम कैसे बनाएं? मटेरियल चाहिए होगा। अगर कस्टमर ही देता है मटेरियल तभी हम इसको मानेंगे कि ये हमने उसके लिए काम किया, उसी के लिए, तब हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। मैम कस्टमर बोल रहा है मैं मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता, पर मेरा ही एसोसिएट इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझा था ना, क्लोज रिलेशनशिप होता है एसोसिएट, मतलब मेरा ही एसोसिएट अगर यहाँ पे आके आपको क्या दे दे, सामान दे दे, चलेगा? तो बोलते चलेगा, दे दे, या तो तुम दो या तुम्हारे रिश्तेदार दे। रिश्तेदार बोलने का मतलब है क्लोज, या तो तुम दे दो या तुम्हारा एसोसिएट दे दे। लेकिन अगर इसको किसी तीसरे से खरीदना पड़ रहा है तो हम मानेंगे कि ये किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको मैं एक लैंग्वेज बोलूं, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल भी हम देते हैं, स्पेसिफिकेशन भी हम देते हैं। तो इतनी सारी चीजें कहने की जगह सीधे ये क्यों नहीं बोल देते, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टीडीएस नहीं है। पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, इसीलिए वो वर्ड यूज नहीं हुआ है। यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड, ये यूज करके मत आना किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो ऐसे लिख के मत आ जाना, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका एसेंस है, सामान भी तुम दो, तुम ही बताओ क्या करना है, हम करके दे देंगे। समझ में मैम आया? आपने आईडीटी में भी बताया था, तुम थी आईडीटी में मेरे साथ? नहीं। मेंटरिंग में थी ना मैम लास्ट टाइम। अच्छा ओके ठीक है। ओहो, मतलब इतना याद है, तुम ये बता रही हो। यस मैम। ठीक है, चलो। तो ये बात समझ में, मत लिखना, मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं तो बोलोगे मैडम मेरे मार्क्स कटवा दिए कभी लिख के आ गया हूँ। तो इसको लिखना नहीं, मैं डेंजर का साइन भी बना देती हूँ, नहीं तो मेरे को बोलोगे। लिखना मत, सिर्फ उसका एसेंस ये है कि तुम ही सामान दो, तुम ही ज्ञान दो, हम काम करके देंगे। ठीक है, डन। अब आईसीआई का करना क्या है,
मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन भी कर रहे हैं, ये उठा के दे दिया कहीं और, थर्ड पार्टी से सामान खरीदा, 194C नहीं है क्योंकि ये वर्क ही नहीं है। अब पता है तुम क्या लिखते हो, क्यों मार्क्स नहीं आते? समझ तो आ गया था तुमको कि टीडीएस नहीं लगेगा, तुमने रीजन कुछ ढंग से लिखा ही नहीं। तुम्हें रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। बिकॉज जब डेफिनेशन ऑफ वर्क होता है, स्पेसिफिकेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय कस्टमर एज वेल एज द मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। ये तुम रीजन नहीं लिख के आते, है कि नहीं संजना? सही बात है। अब बोलेगी मैं पूछूंगी नहीं, मैम मेरे ही पीछे पड़ गई टीडीएस के। डन, चलो। तो ऐसे पूरा जब भी लगे ना कि क्यों बेचारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, लिमिट के कारण है, तो उसको लिख के बताना कि बिकॉज ये लिमिट नहीं आती है, इसके रीजन से हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। वो रीजन लिखना मैंडेटरी होता है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैम अभी तक आपने बताया पेयर भी वही होना चाहिए, पेई भी वही होना चाहिए, वर्क भी वही होना चाहिए। अब तक 3 स्टेप पे पहुंच गए अपन। आगे ऐसे थोड़ा सा ना छोड़ के ही लिखना। ठीक है, अब मैम पेयर भी वही है, पेई भी वही है, पेयर वही, पेई वही, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। ठीक है, जो बोला था ना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये वो होना चाहिए, सब कुछ वही चल रहा है मैम। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पेमेंट करते हो ना, वो सिर्फ 29,000 है, आप टीडीएस लगाओगे क्या? नहीं। मैम इक्वल टू 30,000 है, आप टीडीएस लगाओगे क्या? नहीं। मतलब आप टीडीएस के पीछे कब पड़ोगे? जब ये वाली चीज होगी ग्रेटर देन 30,000। एग्जाम्पल देने वाली हूं मैं इसका, इसलिए थोड़ा छुड़वाया है। मैम एग्रीगेट का मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तुम पेमेंट कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि सिंगल तो हम 30 पे ही पहुंच रहे हैं। ऐसा भी नहीं चलेगा। सिंगल 30 है, ठीक है, एक बार का पेमेंट किया, 30,000 पेमेंट किया, नो टीडीएस। तुम क्या कर रहे हो? एक बार 30 पे किया, 15 दिन बाद फिर 30 पे कर रहे हो, फिर 15 दिन बाद फिर 30 पे कर रहे हो। चलो वो भी मान लिया हमने। फिर जब 4th टाइम तुम 30 पे करोगे ना, तो एग्रीगेट क्रॉस हो गया तुम्हारा। तो एग्रीगेट जब मेरा कहाँ पे क्रॉस होगा, इसको भी मैं ऐसे कर देती हूँ, 1 लाख क्रॉस होगा, तभी हम क्या लगाएंगे? टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बेसिस पे तुम बस मेरे को बताओ कि कहाँ पे टीडीएस होगा और कहाँ पे टीडीएस नहीं होगा। ठीक है।
कर लो पहले, तुम्हारे जो भी आंसर है लिख लो, फिर मुझे बताते जाना। बस एक चीज ये बताना, ये 5 कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है या 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हमारे अलग अलग? 5 कॉन्ट्रैक्ट। डन। चलो बताते जाना आंसर, थोड़ा पहले तुम लोग अपना बताते जाओ। फर्स्ट में क्या लिखना चाहते हो? यस, नो, ओके? नो नो ठीक है। सेकंड में? नो 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 TDS। थर्ड? नो यस Yes, अब यस नो कौन बोल रहा है और यस कौन बोल रहा है? नो। yes, यस यस। नो वाला रीजन बता दो मुझे। हमें 3, वही मैंने पूछा, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर सेपरेट हो गए तो एक, सॉरी इसमें तो यस है, इसमें यस है 3 वाले में। तो अभी के लिए मान के चलती हूँ यस। ठीक है, फिर? यस। यस फिर? नो नो नो। फिर? यस यस। फिर? नो नो। no, वेरी गुड। ठीक है, बेसिकली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम ऐसा मत सोचना वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट देके बैठेंगे। 10 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए। तो तुमको एक चीज समझनी है, देखो कहीं कहीं पे तो लिखा है ईच। अगर मैं पता है सिर्फ क्या कर दूं, ये हटा दूं ना और इसको बोल दो ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ईच हटा दूं और मैं बोल दूं कि
अलग अलग पर्सन से हमने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, वहीं तुम्हारा आंसर यस की जगह नो कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तुमको फोकस करना है कि मैम ये एक ही पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने 5। तुम्हारा क्वेश्चन विनय ये होना चाहिए था कि क्या एक पर्सन से मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट किए या फिर 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करके रखे, क्योंकि दोनों में आंसर चेंज हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही अलग अलग लोगों से किए तो हर जगह 30-30-30 होना चाहिए, राइट। ठीक है। और एक पर्सन से मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तब टीडीएस आ जाएगा और दूसरे वाले में टीडीएस नहीं आएगा। तो आईसीआई के इस लैंग्वेज पे फोकस करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट अलग करवा रही है कि पर्सन अलग करवा रही है, ठीक है। तो इस लिमिट में याद रखना ये चीज। मैं लिटरली ये बहुत टीडीएस को धीरे पढ़ा रही हूँ और ये रेगुलर क्लास जैसा ही पढ़ा रही हूँ, जो जनरली रेगुलर में इतना डिटेल में जानना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो थोड़ा बहुत ही बोल रही हूँ, कोई डिटेलिंग नहीं, ठीक है। चलो, तो इसको ध्यान रखना किस पर्पस के लिए, कि जहां लिमिट आए तो चेक करना कॉन्ट्रैक्ट अलग है या पर्सन अलग है, ठीक है। चलो, फिर मैम ये हो गया एग्रीगेट, क्योंकि यहाँ पे कवर हुआ है तो दोनों चीजें कवर हो गई, एग्रीगेट भी और सिंगल वाला भी। यहाँ मैम तक तो बेसिकली हमें पर्सन वाइज चेक करनी है ना लिमिट, आईसीआई की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। डिडक्टिव। अगर वो बोल रहा है कि एक ही पर्सन ने 5 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है अलग अलग और उसको पैसा मिल रहा है, वहां पे तुम क्या किस बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करवाओगे? वहां तो वो बता रहा है ना कि 5-6 कॉन्ट्रैक्ट है उसके, फिर पता चला उन 5-6 कॉन्ट्रैक्ट में से किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरी डिटेल देने जा रहे हैं। तो यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ आईसीआई, क्योंकि ये छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक है, हम नॉर्मल समझ के पूरा घपला करके आते हैं, ठीक है। चलो, तो मैम अभी तक हम क्या क्या देख रहे थे? पेयर भी चेक करेंगे, पे भी चेक करेंगे, वर्क भी चेक करेंगे, लिमिट भी चेक करेंगे। ये 4 चीजें हो गई, पीपीडब्ल्यूएल। इतनी चीजें तो अभी हम चेक कर ही रहे थे, फिर आगे आ गए हम। अब आगे क्या है? पर्पस। मैम जो भी काम करवा रहे हो उसके 2 पर्पस हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि क्या बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें डे 1 पे मैंने सिखाया था 194J एंड 194C। अगर पर्सनल पर्पस के लिए है तो भाई तुम भूल जाओ कि टीडीएस डिडक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ माफी है। आगे बोलेगा वो करने के लिए डिडक्शन, बट यहाँ पे माफ करने को बोलेगा। तो बोलेगा अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए है 194C, चाहे तुम्हारा पर्सन वही सब कुछ वही, लेकिन तुम बोलोगे नो टीडीएस। और बिजनेस है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही टीडीएस, चेक ऑल कंडीशन, सारी कंडीशंस चेक कर लेना। तो मैम क्या क्या चेक करवा रहे हो अब आप? पी 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 डब्ल्यू एल, पेई, पेयर, पर्पस, वर्क, लिमिट। लिख दो उसको P3WL। इतनी चीजें चेक करके तुम बताओगे फाइनली टीडीएस लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है। अब मैंने क्यों इतना छोटा सा पीपीडब्ल्यूएल कर दिया उसको? मैम पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, वर्क कौन सा होना चाहिए, पर्पस कौन सा होना चाहिए, लिमिट कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर एंड 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 कंडीशन सब फुलफिल हुए तो पक्का टीडीएस डिडक्ट होगा। अब टीडीएस के रेट पे बात करनी पड़ेगी। अगर टीडीएस डिडक्ट होगा भी मैम तो वो रेट क्या होगा? बोलो 1% किसके लिए होता है? इंडिविजुअल अचीव। ये इंडिविजुअल अचीव कौन होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर। पक्का कि कॉन्ट्रैक्टी? कॉन्ट्रैक्टर। सोच लो। कॉन्ट्रैक्ट ही होगा ना, जो पे कर रहा है उसकी लिमिट चेक की जाएगी। इसीलिए मैंने पता है जैसे ही स्टार्टिंग की थी ना, पूछा था पेयर कौन है और पेई कौन है। ये भाई साहब जो है ना, ये होने चाहिए तुम्हारे कौन, दैट इज पेई। ये इंडिविजुअल और एचएफ है तो 1% होगा, और अगर ये अदर है तो तुम्हारा 2% पे जाएगा।
और ये इतनी सी माइन्यूट सी चीज जो अभी समझ में आ रही है, वहां पे जाके पेयर पेई में ही हमारा तो आधे दुनिया तो उधर ही हिलती रहती है, पेयर कौन पेई कौन। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर इजी लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्टर मेरा इंडिविजुअल एचयूएफ है तो ये, और अगर मेरा कॉन्ट्रैक्टर कोई और बंदा है, कंपनी वगैरह है, तो हम 2% डिडक्ट करेंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब मैं प्रोबेबिलिटी धीरे से बनाती जाऊंगी। पहले एक बार एक एक्सेप्शन और है, उसका मैं एक्सेप्शन का क्वेश्चन करवाऊंगी, इसलिए उसको छोड़ रही हूँ। वो है तुम्हारा व्हीकल वाला, ट्रांसपोर्ट ओनर वाला। ठीक है, उसमें एक अच्छे सी छोटा सा वर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन है। चलो, तो अब मैं तुमको कुछ प्रोबेबिलिटी दे दे के पूछती हूँ। मान लिया मैंने कि वर्क सब है, जो होना चाहिए था सब कुछ है। अब बताओ। 194C में होगा डिडक्ट। 194C में पक्का डिडक्ट होगा? पता है क्या पूछना भूल गए तुम? टर्नओवर की लिमिट। टर्नओवर लिमिट। यहाँ पे टर्नओवर लिमिट चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के दोनों को इंडिविजुअल रखा है, क्योंकि आगे जाके ये समझना पड़ेगा, इसकी लिमिट देखनी पड़ती है और इसके लिए रेट देखने पड़ते हैं। ठीक है, चेंज। यहाँ पे मैं पहले पूरा लिख ही देती हूँ, फिर मैं चेंज करती रहूंगी। ये क्या किया मैंने पता है? कुछ भी नहीं, सारी प्रोबेबिलिटी लिख ली। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं छोटे में लिख रही हूँ। पता है क्या किया? एक पॉइंट को पकड़ा, उसमें सारी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं निकली, पर तुम्हें आइडिया समझ में आ जाएगा। पेयर कौन है? पेयर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि कॉन्ट्रैक्टर? यहाँ पे पहले ये दिमाग लगाओ और यहाँ लिखवाओ मुझे। कॉन्ट्रैक्टी होता है मैम। यहाँ पे लिख दूं कॉन्ट्रैक्टर फिर? और 194C के क्वेश्चन में ये जरूर करना, तो तुम्हारे चांस ऑफ मिस्टेक बहुत बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैम देने वाला कौन? रेसिडेंट। क्या देने वाला कौन चाहिए था? मैंने दोनों जगह पेयर लिख के रखा है। सही है, चलो। देने वाला कौन है? रेसिडेंट। चलेगा क्या ये रेसिडेंट? ठीक है। लेने वाला कौन है? नॉन रेसिडेंट। चलेगा क्या?
जब यहीं पे बाहर हो गए तो अब आगे की कोई चीज मैं सोचूं भी क्या? चाहिए मुझे सोचने को? नहीं। 195 195, ठीक है। अब इसी को अगर मैं पूरा कॉपी करूं, ये पूरा की पूरा अगर मैं कॉपी करती हूँ और नीचे भी लिख लेती हूँ सेम चीज, ठीक है। अब मैम देने वाला कौन है? नॉन रेसिडेंट। चलेगा क्या देने वाला नॉन रेसिडेंट? चलता है ना? देने वाला कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन है ना? लेने वाला रेसिडेंट ही चाहिए क्या? यस। मतलब यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पास हो गई। अब पहले वाले इस पे जाती हूँ, ये पर्सनल पर्पस के लिए। अब तुम बोलो आगे बढ़ोगे? नो। तुम्हारी बात खत्म हो गई अपनी कि तुम तो भैया पर्सनल पर्पस पे निकल गए। अब बिजनेस पर्पस है, अब आगे निकले चले। तो एक गाड़ी और पार्क की हमने, यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। एडवर्टीजमेंट है, चलता है क्या? वर्क होता है एडवर्टीजमेंट? वर्क है। चलो Yes, एक गाड़ी और आगे बढ़ो, सिर्फ 30,000 का पेमेंट होता है। अब क्या Okay. करोगे? नहीं मैम 30 से कम का पेमेंट होता है। नहीं नहीं मैम 30 से ज्यादा का पेमेंट होता है। अब है तो अब बोल सकते हैं टीडीएस है। सेम इसी चीज को मैं किस पे लेके आती हूँ? एडवर्टीजमेंट वाले को। 1 लाख है, करना है डिडक्ट? लेस देन 1 लाख, ग्रेटर देन, करेंगे। चलो मैम नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट को पे कर रहा है। पर्सनल पर्पस तो हम वैसे ही मान लेते हैं मैम, वहीं आउट हो गए तो हम अब बार बार पर्सनल डिस्कशन नहीं करते। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, बिजनेस, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन भी मिला, कस्टमर का मटेरियल भी मिल गया है, वर्क है, ठीक है। फिर वही मेरे नए नए प्रोबेबिलिटी। मैम फिर से नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, बिजनेस है, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन मिला पर मटेरियल नहीं मिला। अब बोलो वर्क है? नो। और जो चीज वर्क ही नहीं है तुम 194C करोगे? आ गया? फिर से मैम नॉन रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है, अब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं और मटेरियल है, तो भी बताओ ये वर्क ही नहीं है। तो आर यू गेटिंग? 194C को जज कैसे करना है? इतनी सारी सारी चीजें कर लोगे तो तुम्हारे 90% चांस सही होने के हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्वेश्चन में और नया क्या दे देंगे वो। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो। फिर मैं वो तुमको ट्रांसपोर्टर वाला कराती हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारा 194C भी हो गया। मैम इसमें एक दो क्वेरीज थी हमें, एक रेलवे वाले में। 194C की है, यस मैम, सी की। एक बार कंप्लीट कर दो, फिर क्वेरी लास्ट लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। Yes. ये वाला मैम लिख लो तो बता दो। हाँ
लास्ट वाले केस में भी सिर्फ एडवर्टीजमेंट और कस्टमर स्पेसिफिक प्लस मटेरियल, इसी में टीडीएस डिडक्ट होगा ना? रेसिडेंट वाला, ये वाला हाँ रेसिडेंट को दे रहा है, हाँ, इसमें भी बिजनेस डिडक्ट पर्पस। होगा। ठीक है, हाँ, और अगर सेकंड बिजनेस पर्पस है तो, और 30,000 या 1 लाख के अबाव है तो इसमें भी डिडक्ट होगा। ये तो बाकी हमको दोनों पता है, ये में स्पेसिफिक वो है, एक्सक्लूजन है, और यहाँ पे मटेरियल नहीं मिला। अब तुम कितने भी प्रोबेबिलिटी बनाओ, मेरे को सिर्फ ये सिखाना था टीडीएस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ये वाला लिख लो तो बताना। ऊपर का हो गया क्या, मैं नीचे लिख लूं क्वेश्चन? कर लो, 5 मिनट का टाइम है, फिर बताओ। ध्यान से करना है इसको। इसको तो तुमको समझ गया ना, ये तुम्हें पता होगा कि ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के पास अगर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है एक साल के अंदर,
और वो पेन फर्निश कर देता है तो कोई टीडीएस नहीं है। सिंपल सा चीज है। ट्रांसपोर्टर, उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल कभी भी नहीं है साल के अंदर, और वो पेन फर्निश करता है तो कोई टीडीएस नहीं है। अब इतनी सी चीज के ऊपर ये क्वेश्चन है। 5 मिनट्स का टाइमर मैंने लगा दिया है, ठीक है।
डन? यस मैम। पीयूष, शारुल, संजना, यस मैम। चलो देखते कितना दिमाग चल गया, और सही चल गया तो यार मेरे को दुख होगा क्योंकि मुझे डांटने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखते हैं, मेरे को बताना। सबसे पहले इंडिविजुअल भाई साहब एक्स हैं, उनके पास 5 गुड्स कैरेज है, ठीक है। ये यहां से यहां तक इनके पास 5 थे, और 1 नवंबर से उन्होंने और 6 परचेस कर ली। फिर ज्यादा पता नहीं क्या हुआ, 1 जनवरी को जाके वापस 8 सेल भी कर दी, ठीक है। मेरे को कुछ पेमेंट पे रिसीव हुआ था, वो कुछ पेमेंट के हिसाब से तुम मुझे टीडीएस बताते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या 15 अप्रैल को? सोचो। यस मैम। चलो, संजना के अकॉर्डिंग यस। हाँ चारुल? यस मैम, का 30,000 से ऊपर हो गया ना। यस, वेरी गुड। विनय? नो। ओहो, मैम ट्रांसपोर्टर की लिमिट अलग है शायद। अच्छा। पीयूष? नो। नो। अब पीयूष तुम्हारा नो क्यों है? यस मैम। नो क्यों? तो मैम जो 10 की लिमिट है वो बाद में क्रॉस हुई है ना। फिर से बोलो। लिमिट क्रॉस बाद में हुई है ना। 10 की लिमिट? यस। अच्छा, विनय तुम्हारा भी यही रीजन है? यस मैम, 5 बाद में तो लड़कियां पीछे चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम ये देखो कि यहाँ पे तुम ट्रांसपोर्टर के बारे में बोल रहे हो, और यहाँ पे पहली चीज है कि उसके पास अगर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो उसका टीडीएस ही डिडक्ट नहीं होगा। सिर्फ कंडीशन ये लिखना जरूर, अगर भाई ने पेन दिया है तो ही, ये एंड कंडीशन है। सिर्फ 10 व्हीकल से कुछ नहीं होता है। 10 व्हीकल देके वो पेन फर्निश नहीं कर रहा ना, तो टीडीएस है। तो ये लिखना पड़ेगा, assuming the person has furnished the pen, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई हमारा काम नहीं बना, गलत है। फिर ये जुलाई में बताओ तुम। मैं इसी सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ एक बार, हाँ इसी सीक्वेंस में। हाँ हाँ जी चारू, 15 जुलाई को क्या करोगी? मेरे बर्थडे का नहीं। दिन, गलत मत करना कुछ। नहीं डिडक्ट होगा मैम। अब क्यों नहीं होगा? मैम वही ना, उसके 10 व्हीकल्स नहीं है अभी। अच्छा, पर 40,000 अब नहीं देख रहे तुम? पहले तो तुमने यस कर रखा होगा। यस मैम, अब 2 कर दिया। संजना? नहीं। क्या नहीं? आंसर नहीं देना कि ये भी नहीं है? नहीं डिडक्ट होगा। अब तुम लोग से क्या ही पूछूं, तुम्हारी हंसी बता रही है, तुमने तो ना ही करा है पहले। चलो 15 नवंबर बताओ। संजना? 15 नवंबर यहाँ पे। हाँ हाँ चारुल, बोलो बोलो मैम नहीं डिडक्ट होगा। अब क्यों नहीं क्योंकि होगा? क्योंकि 30,000 से नहीं टोटल एग्रीगेट तो हो गया ना, होगा मैम, डिडक्ट होगा। होगा। संजना? होगा मैम। होगा। विनय? नहीं होगा। मैम 1 लाख से कम है अभी भी, इसलिए नहीं अरे होगा। हाँ हाँ, पीयूष तुम्हारा? नहीं होगा। नहीं होगा मैम, 95 ही। यहाँ भी तुम गए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्रॉस नहीं होती ना। 30, इधर देखो ना, पुराना मत देखो। यहाँ पे अगर तुम इधर भी देखो तो 20 है सिंगल। फिर तुम उसके बाद टोटल पे भी जाओगे तो भी बेचारा 1 लाख पे भी नहीं पहुंच रहा। पता नहीं क्या कराओगे अपने क्लाइंट का। चलो 15 दिसंबर, सोच समझ के। हाँ मैम, पक्का होगा? यस होना मैम। तो चाहिए। हाँ होगा। होना तो चाहिए, क्लाइंट को बोलना ही है, हमको लगता तो है ये होना चाहिए, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। होगा बोलो पक्का। संजना, हाँ कि ना? हाँ। तुम ये भी पूछो हम कितना। चारुल? मैम होगा डिडक्ट। विनय? अब तो तुम लोग की भी हाँ है। चलो यहाँ बताओ। यस मैम। होगा डिडक्ट? होगा। होगा। होगा? यस। तुम लोग का भी हाँ है? यस। पक्का? यस मैम। अगर मैं बोलूं नहीं होगा तो?
होगा मैम, क्योंकि कंडीशन है कि एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर 10 क्रॉस हो जाएगा अरे तो इतना फिर। नोटिस कर लिया तुमने और एक्चुअली। मैम सेकेंडली लिमिट भी क्रॉस हो रही है तो। नहीं, उसका रीजन पहला यही है, एक बार भी तुम्हारे साथ ये हो गया कि तुमने एक बार भी 10 से ज्यादा कर लिया तो अब तुम उस एंगल से ही बाहर हो गए, फिर हम एग्रीगेट वगैरह सब काउंट करेंगे। ठीक है, तो पता है क्या था, ये कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक वर्ड पे टिका था ये क्वेश्चन, एनी टाइम, और कहाँ पे लिमिट लगानी है और कहाँ पे लिमिट के बारे में सोचना भी नहीं। मैम मैं इसमें एक बार इनसे अमाउंट भी पूछना, कितना डिडक्ट होगा टोटल? अरे ऐसे मत करो, हमें एक बार पूछो तो सही। मैं भी बीइंग अ गर्ल ऐसे नहीं करने दूंगी कि तुम एकदम ही उन लोग को बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ। आने दो, आगे हम भी बताएंगे। चलो ठीक है, डन। तो दिस इज स्पेसिफिकली 194C का इंपॉर्टेंट चीज। अब जो बचा है ना, बुक में देखोगे तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट वे को डिस्कस करना है, पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, वो चीजें छोटी सी जो डिस्कस करनी है। कोल्ड स्टोरेज, देखो मैं कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे रेंट पे घर चाहिए, वो रेंट होता है। मैं जाके बोल रही हूँ रेंट पे घर तो चाहिए लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज ही होना चाहिए ताकि मेरा सामान उसमें अच्छे से रह पाए, तो मैं उससे सिर्फ घर नहीं खरीद रही हूँ, सर्विस भी ले रही हूँ उससे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड, डन। ठीक है, एक बार तुम 194C को जल्दी से गो थ्रू कर लो, खत्म। अगर श्रद्धा भक्ति है, टाइम क्या हुआ है, 4:30 हो गई है, 19 कोई भी दूसरा सेक्शन खत्म नहीं होगा, पढ़ लो ये, फिर एक पॉइंट है वो बता देती हूँ। डन, सिर्फ गो थ्रू करना है कि हाँ ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गया, ऐसा करके। अब सिर्फ एक लास्ट पॉइंट छोटा सा है, जो ये तुम्हारा है 8th वाला, पेमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, बहुत मामूली सा है। हमने क्या किया, नेचुरल गैस परचेस की, ठीक है, तो वी आर द परचेसर ऑफ द नेचुरल गैस। अब जब हम नेचुरल गैस परचेस करने गए, हमने इन भाई साहब को बोला जो सेलर है कि हमको ये नेचुरल गैस पहुंचा दो, क्या कर दो, हमको ये नेचुरल गैस पहुंचा दो। सेलर को बोला, या तो मैं खुद लेके आऊंगी या तो मैं उसको बोलूंगी कि भाई तुम पहुंचा के दे दो, ठीक है। अब जब मैं इसको पेमेंट कर रही हूँ, मैं नेचुरल गैस का पेमेंट कर रही हूँ, वो बात तो ठीक है, बट साथ में मेरे को इसको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी तो देना पड़ेगा। मैं उसको बोल रही हूँ नेचुरल गैस मेरे घर लेके आ, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन का भी तो पैसा दे रही हूँ। ट्रेडिंग थी सिलेंडर की, नेचुरल गैस की क्या है, मेरी ट्रेडिंग है, बट वो ट्रांसपोर्ट करा के दे रहा है, वो तो सर्विस हो गई। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई परचेसर, यहाँ पे क्या तुमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तुमको कि ट्रांसपोर्ट करके दो नेचुरल गैस हमारे यहाँ पे और हम 194C अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं है, ये तो सिर्फ एक फैसिलिटी एड ऑन की है सेल के साथ। ऐसे तो तुम बोलोगे ना, पता है
अमेजोन वालों को भी 194C करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो तुम्हारे घर पे चीजें डिलीवर करवा रहे हैं। तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्या उसको? नहीं। तो यहाँ पे तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अब ये सेलर, तुम तो गए और उसको जाके बोल दिया कि हमको क्या करो, दे दो। क्या दे दो? नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट कराओ। अब इसका दिमाग चल रहा है, यार मेरे पास कोई फैसिलिटी है या नहीं है। उसकी खुद की फैसिलिटी होगी तो खुद का 194C तो करेगा नहीं वो, बट उसके पास फैसिलिटी नहीं है। वो तीसरे बंदे के पास गया, ट्रांसपोर्टर के पास, उसको बोला देख मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, जितने भी मेरे कस्टमर हैं उनके यहाँ पे क्या पहुंच जाना चाहिए, नेचुरल गैस पहुंच जानी चाहिए अच्छे से। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसको प्योर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, तेरा काम सिर्फ नेचुरल गैस पहुंचाने का है। तो एक्चुअल टीडीएस सेलर डिडक्ट करेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का, ना कि परचेसर डिडक्ट करेगा। आया समझ में? बस यही था वो पॉइंट। ठीक है। सो विद दिस 194C तो कंप्लीट है, बट आई होप नाउ यू नो कि कहाँ रेट कौन सा लगेगा, कहाँ पे क्या। और रेट में एक कंफ्यूजन होगा तुम्हें आगे जाके, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ मेरा पेयर भी हो सकता है, पेई भी हो सकता है, पर रेट के लिए मुझे किसको देखना है? पेई को देखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसमें कंफ्यूजन होगा तो बस वो इंडिविजुअल एचयूएफ में एक स्टार लगा के रखो, और हिंदी में या अपने लैंग्वेज में जैसे भी लिखना है लिख लो। रेट के लिए पेई चेक होता है, और पेई कौन है? मेरा कॉन्ट्रैक्टी। तुम कॉन्ट्रैक्टर होगा ना कहीं तो। तो हाँ, तो तुम ही बोल रहे हो, मैं तो बोल के चुप हो गई और तुम भी। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ, ये लिख के रखना, पेई कौन पेयर कौन, वहां जाके ना ये क्रॉस हो जाते हैं। अभी कौन से सेक्शन बच गए अपने, एक बार लिस्ट लिख लो ना, मुझे भी पता चल जाएगा और कितने दिन लगेंगे टीडीएस को। जो बचे ना मैं वो बता रही हूँ अभी। 194J, फिर आता है 194O, 194M, 194N, 194R। टोटल कितने? मैम क्यू भी क्यू, हाँ 194Q। कितने हुए टोटल? 6 सेक्शन है। 4-5 है, 5 कम से कम। 6 6 है, 2 दिन और लगेंगे टीडीएस में फिर, क्योंकि इसके मैम, सब कहीं ना कहीं LB मेरे को ना। हाँ बोलो। LB छोटा है वो तो, लेकिन हाँ लिख लो। 5-6 सेक्शन अभी हैं, तो अगर इतने ही डिटेल में पढ़ना है तो 2 दिन और लगेंगे कम से कम। ठीक है, चलेगा? यस मैम और TCS। अरे ये तो टीडीएस की बात हुई अभी। टीसीएस 1 डे, टीसीएस इतना टाइम नहीं लेता, वो तो बेचारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चारुल